नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम पर्यावरण के एमसीक्यूज देख रहे थे। एग्जाम बहुत नियर है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हम प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मतलब एग्जाम में अभी पूछे जा सकते हैं उन पे क्वेश्चंस, उन पे वीडियो बन रहा है। मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट मोमेंट में पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, और कुछ आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, इन क्वेश्चंस को आप क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, इन क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें डाले गए हैं। ठीक है, ये मैक्सिममली मेनली जो है वो एनसीईआरटी की तरफ से, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से बने जाते हैं। और आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पिछले साल गत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज पेन एंड पेपर लेके रखिए क्योंकि सब कुछ तो याद नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। बिना इसके मतलब आप गेम से बाहर हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई नया चीज मत पढ़िए, बस चीजों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ऑलरेडी जो चीज पढ़ रखी है उसको रिवाइज करते रहिए, एग्जाम में कम टाइम है। और ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य सिर्फ इतना ही है वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पता लग सके, ताकि आपका क्वेश्चन एनवायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन इन लाइंस पे गलत ना हो सके। ठीक है, तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी को इस जो आज जो क्वेश्चन होने वाला है इसको प्लीज सिंसियरली अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। कालिक, फ्लाई ऐश, धूल और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिका तत्व के बारे में पूछा है। मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने केमिकल से संबंधित अगर नहीं तैयार किया तो तैयार कर लीजिए। SO2, NOx, ओजोन, PAN, पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10। एयर क्वालिटी इंडेक्स का वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उस पर मैंने 8 पॉलिटेंट्स बताए थे, उसमें CO2 नहीं होता, CO होता है, ये मैंने बताया था। तो अगर आपने मतलब इन लेक्चर्स को अगर आप देख रहे हो तो आई होप कि इनको आपको बहुत सारी आइडियाज मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसको बनाइए, फिर इसमें देखिए इससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कोई इसका केमिकल फॉर्मूला है कुछ और है या कुछ उपसंधि हुई है तो वो लिख लीजिए। उपसंधियों पे भी वीडियो ले चुका हूँ, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको विजिट कर लीजिएगा। क्योंकि आपका सीधा सीधा एक सवाल वहां से आएगा ही आएगा, प्रोटोकॉल एक या दो सवाल आएंगे ही आएंगे प्रोटोकॉल से। और वो मैंने वीडियो बना लिया है प्रोटोकॉल या फिर उपसंधि का, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी क्वेश्चन ऑप्शन की वजह से हार्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। और इधर है मिट्टी या रेत के बहुत छोटे कण, हवा में निलंबित सभी ठोस और तरल कण। तो आप जो भी आंसर है इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा इन जनरल। अब सब तो मिलते जुलते रह रहे हैं बट मुझे ही पता है कि ये मुझे सबसे अच्छे से आता है। फ्लाई ऐश जो होता है विद्युत ऊर्जा होता पैदा करते हैं, इस पे भी वीडियो, फ्लाई ऐश भी लास्ट टाइम पे भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्लाई ऐश के बारे में पता होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र यानी कि बी का होगा फोर, बी का होगा फोर, इसमें नहीं होगा। बी का फर्स्ट ये भी नहीं होगा, बी का थर्ड ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अब मैच कर लेते हैं, ए का होगा थर्ड। सूट यानी कि कालिक क्या होती है, जैविक पदार्थ के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सूट कालिक पदार्थ जिससे काजल वगैरह भी उससे बन सकता है। ठीक है, फ्लाई ऐश हो गई। डस्ट, धूल क्या है, मिट्टी या रेत के बहुत छोटे सूखे कण, मिट्टी या रेत के छोटे सूखे कण क्या है, धूल, धूल मिट्टी। और पार्टिकुलेट मैटर क्या है, पार्टिकुलेट मैटर हवा में निलंबित सभी ठोस और तरल कणों का योग, सभी ठोस और तरल कणों का योग। अगर पूछ ले केवल ठोस केवल तरल तो गलत हो जाएगा, तो सभी ठोस और तरल कणों का योग है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, साइज पर डिपेंड करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM2.5 PM10 दोनों है, वेरीफाई कर लीजिएगा, PM2.5 PM10। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अपने एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल के बारे में बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसलिए पूछा है ताकि आपको पूछ सके, एक के बारे में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक के रीजन के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा है, ये इस तरीके से मैच द कॉलम भी बना सकते हैं। शोभमंडल, बहिर्मंडल, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। 80 से 70 किलोमीटर, 0 से 1 किलोमीटर, ग्रेटर देन 700 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। तो इतना मुझे जरूर आइडिया है कि जो बहिर्मंडल होगा, बाहरी बाहर का मंडल होगा, जिसको इंग्लिश में एग्जॉस्फियर बोलते हैं। ठीक है, जिसको एग्जॉस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में, ये मेरे को पता है। इनमें जो सबसे बाहर का होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, एक 700 किलोमीटर वाला ही है। ठीक है, ग्रेटर देन 700 वाला मतलब 700 से बड़ा, तो सबसे बाहर वाला होगा, सबसे ज्यादा दूरी पर होगा ना। सिंपल लॉजिक, लॉजिक क्या बोल रहा है, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाहर होगा। तो बी का आंसर होना चाहिए 3। बी का आंसर 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी का आंसर 3 इसमें नहीं है और इसमें है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, यानी कि 0 से 1 किलोमीटर। भाई मीजोस्फीयर हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका पास 4, 50 से 80 किलोमीटर। और थर्मोस्फेयर हो जाएगा 80 से 700 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। ये मैंने टाइमलाइन बना रखी है ताकि आपको आसानी हो सके। एग्जॉस्फियर यानी कि बाहर, थर्मोस्फियर टेम्परेचर वाला, मीजोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इसमें पाई जाती है,
ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ग्राउंड लेवल ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना, किलोमीटर में पूछा है या माइल्स में पूछा है। किलोमीटर में पूछा है या माइल्स में पूछा है, गलत मत करके आ जाना। किलोमीटर में पूछा है या माइल्स में पूछा है, गलत मत करना। कल मैंने कहा था, फिर भी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, बताऊंगा अब क्या था। मैंने पूछा था इसमें से नहीं है, पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स का इंडिकेटर नहीं है, और जिन्होंने पहला ऑप्शन देखा है वही टिक कर दिया। फिर मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को ढंग से रीड करिए करें। चलो, ये लो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कथन, दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन असर्शन और दूसरा रीजन है। असर्शन, अभिकथन क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी किसी को पीछे न छोड़ने और गरीबी को समाप्त करने और अधिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने करके ग्रह की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा रीजन बोलता है एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। ऊपर ठीक है, आपको बताना है ए और आर दोनों सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये ऑप्शंस भी इंटरचेंज हो जाते हैं, कभी कभी ये यहाँ पे आता है, कभी ये यहाँ पे आता है, तो ये भी पढ़ लेना। ऐसे नहीं कि हम फिक्स कर दें कि ए सही होगा, आर सही है और दोनों सही व्याख्या करता है तो उसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हमको पता है ये ऑप्शन ए जो बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ये संयुक्त राष्ट्र का है कि किसी को भी पीछे ना छोड़ना, गरीबी को समाप्त करना और अधिक वित्तीय सहायता करना है, सिंपल रीजन है। एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं? जी नहीं, बाध्यकारी नहीं होते, ये वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। ठीक है, ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी उनमें भी मैंने उपसंधि या प्रोटोकॉल का वीडियो लिया था, उसमें भी मैंने आपसे बात करी थी कि कौन कौन से बाध्यकारी है कौन से नहीं है, तो आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे ही सेकंड ऑप्शन गलत होता है तो आपका आंसर आ जाएगा ए सही है और आर गलत है, तो करेक्ट आंसर सी। जिन जिन का सी आ रहा है वो एकदम करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन ये है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रिपीट हो गया होगा, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इस पे फोकस मत पूछे। होप स्पॉट पूछा है, हॉट स्पॉट नहीं पूछा। जल्दी मत रीड के रहिए, हॉट स्पॉट नहीं पूछा है, वो आप पूछेंगे आगे क्वेश्चन में। अभी तो हॉट स्पॉट नहीं है, ये होप स्पॉट है। और ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है, ये करेक्ट है, बाद में कहोगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग एरर नहीं है, हॉटस्पॉट के बारे में ही पूछा है। कमजोर वनस्पतियों और जीवों की स्थानिक प्रजातियों वाला क्षेत्र, दुनिया की प्रमुख स्थानीय प्रजातियों को शरण देने वाले मेगा डाइवर्स देशों का समूह है। महासागरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों को पहचानना, कमजोर खतरे वाली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों को संलग्न करने की भविष्य की पहल। चलो, जिनको नहीं पता होगा वो पता कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये इन जनरल कहाँ का है, हार्बरिंग द मेजर एंडेमिक स्पीसीज, ये इनका नहीं है, मेगा डाइवर्स कंट्रीज का नहीं है, ये है अपना सी यानी कि ओशियंस या समुद्र में है। महासागरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों को पहचानना, और इन जनरल फिर अपने भारत में कौन कौन से, तो भारत में आपको पता है दो है सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट के बारे में। एक तो ये जान लो कि ये कौन निकालता है, IUCN प्लस मिशन ब्लू, IUCN प्लस मिशन ब्लू इसको निकालता है। ठीक है, और इंडिया में कौन सी दो साइटें हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और दूसरी तरफ लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार दो हॉट स्पॉट चिन्हित है इसके द्वारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंने बता दिया है, ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये कौन सी और लिस्ट निकालता है, तो ये निकालता है रेड डेटा लिस्ट। उसमें अपने को पता है कि टाइगर कौन सी कैटेगरी में आता है, टाइगर एंडेंजर्ड। अलग अलग कैटेगरीज है लोगों की अलग अलग, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको हॉप स्पॉट के बारे में पता होना चाहिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ बेंजीन एमिशंस, एमिशंस में अलग अलग पूछ रहा है, कभी SO2, इंडिया फर्स्ट पे है, SO2 नाइट्रेट। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस। मैंने न्यूज़पेपर में कौन सा पदार्थ होता है ये भी पूछा था, फिर रिवाइज करा देता हूँ, अगर पता हो तो डायरेक्ट बता दो, लीड। ठीक है, लीड होता है न्यूज़पेपर में। मीनामाटा, मीनामाटा बीमारी के बारे में पूछा था, उसमें होता है मरकरी, पारा, पारा। ठीक है, तो परिवेशी वायु में बेंजीन उत्सर्जन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? सबसे प्रमुख सीमेंट उद्योग है क्या, सिगरेट है क्या, कॉर एग्जॉस्ट है क्या, पेंट यानी कार से निकलने वाला धुआं है, पेंट और वार्निश। सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दे रखा है, पढ़ लीजिए। कार और से निकलने वाला धुआं सबसे ज्यादा बेंजीन एमिशंस का या परिवेशी वायु में बेंजीन उत्सर्जन का सबसे प्रमुख स्रोत है। चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि देखो मेटल्स, केमिकल्स के ऊपर ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, केमिकल्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये सब प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल संरक्षण के ऊपर क्वेश्चन है। ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाइए ना, ये सब तो करके जाइए ही जाइए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओजोन, आर्सेनिक, अमोनिया, ओजोन, आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक।
ठीक है, अमोनिया अमोनिया NH3 है, और वार्षणिक कार्बनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बादलों का बनना किनसे है, फेफड़ों को नुकसान किनसे है, जल निकायों का अम्लीकरण किससे है। सी का तो थर्ड है ये तो, सी का तो थर्ड है ही। ठीक है, अमोनिया से होता है। ठीक है, तो ए का सी का थर्ड हो जाएगा, तो सी का थर्ड होगा, मतलब ए या सी में से कुछ होगा। ये 50-50। अब देखो क्या होता है। हम्म, ठीक है, अब मैच करो। सी का थर्ड है, अब ए का सेकंड होगा या ए का फोर होगा। सेकंड है अपना ओजोन, ओजोन से फेफड़ों का नुकसान, और लक्त कोशिकाओं गुर्दों को तो फेफड़ों का नुकसान होता है ओजोन से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का हो जाएगा सेकंड, तो ए का सेकंड होते ही आंसर आ जाएगा आपके पास ए। ठीक है, तो सी भी गलत हो जाएगा, तो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर, आर्सेनिक हो गया अपना लाल रक्त को, इनको इनको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अमोनिया का हो ही गया, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये अपना बादलों के बनने में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रोल होता है, VOC का बादलों के बनने में, स्मोक फॉर्मेशन में भी इनका रोल होता है। ठीक है, स्मोक के भी बारे में बात हो गई है, लंदन स्मोक की बात हो गई है, लंदन स्मोक ये डिजास्टर बन गया था, आपदा बन गया था लंदन स्मोक, आपदा 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 आपदा। ठीक है, तो 50-50 को मैंने 100% करेक्ट कर दिया। ठीक है, यही तरीका होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, 50-50 को 100% अटेम्प्ट कर दिया। तो ये आपका ओजोन के बारे में है। ओजोन क्या करता है, ग्राउंड लेवल ओजोन लंग डैमेज करता है और अस्थमा ऐसी शिकायत करता है। आर्सेनिक की वजह से ब्लड सेल्स जो कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, वो दिक्कत होती है आर्सेनिक की वजह से। ठीक है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्मोक बनता है, स्मोक से बादल बनते हैं जनरल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाओ, एक और एग्जाम्पल है, और एक कॉन्सेप्ट भी है ये वाला। कॉन्सेप्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष संरक्षण का उदाहरण है। XC2, रीड करना XC2, इन सीटू नहीं। इन सीटू अलग है, XC2 अलग है। एक्स मतलब बाहर की तरफ, एक्स साइड, एग्जॉस्फियर एक्स आता है मतलब बाहर की तरफ, इन मतलब इनसाइड, इन सीटू मतलब इनसाइड, XC2 मतलब बाहर की तरफ। आपको बताना है तीन है, इनमें से कौन सा XC2 और इन सीटू क्या होता है इन जनरल। XC2 इन सीटू। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद बताता हूँ आंसर देख के। वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और जंतुशाला। ठीक है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो XC2 के उदाहरण है। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय पार्क है, ये इन सीटू का एग्जाम्पल है, ये इन सीटू का है, ऑन साइट है। कहीं जो जानवर है उसको दूसरी जगह पर रिहेबिलिट या पुनर्वास नहीं किया जाता है, इसको इसी जगह पर प्रोटेक्ट किया जाता है। जबकि ये दूसरी साइड आर्टिफिशियल साइट से क्रिएट की गई है, आर्टिफिशियल साइट है। ठीक है, कृत्रिम साइट्स हैं, कृत्रिम साइटें हैं, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 यानी कि ये, यानी कि बी। नेशनल पार्क नहीं होगा तो जहाँ जहाँ दो आ रहा है वो काट दो, दो दो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ काट दो। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इन सीटू पे, इनका ध्यान रखना है इन सीटू का। इन सीटू में कौन कौन से, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, इन सब के लिए तो हो जाएगा, इस पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सेक्रेड ग्रुप्स का, तो सेक्रेड ग्रुप्स जो पेड़ जैसे होते हैं, ठीक है, अपने यहाँ खेजड़ी होता है, राजस्थान में खेजड़ी होता है। ठीक है, उसको वहीं प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, उत्तर पूर्वी वाले राज्य हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी वाले राज्य जो हैं अपने ये, ठीक है, ये वाले, ये भी बचाते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, तो ये उसी जगह पर प्रोटेक्ट करते हैं उनको। तो ये होगा आपका इंसिटू। और जूलॉजिकल ये कृत्रिम है, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सब वाइल्ड लाइफ पार्क अलग है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अलग है। सफारी वाल कृत्रिम है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ पार्क अलग है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज तो इसमें आई गई, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स अलग है। ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, सेक्रेड ग्रुप्स पे ध्यान रखना, खास फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, नेशनल पार्क वगैरह तो इजीली हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको कंफ्यूज करना है एग्जामिनर को तो थोड़ा हार्ड बना देगा, सेक्रेड ग्रुप्स पे आपको क्वेश्चन को लेकर अटका देगा। अब आ जाओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहले होप स्पॉट की बात हुई थी, पहले होप स्पॉट की बात हुई थी, अब हॉटस्पॉट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। होप स्पॉट दो ही थे, अंडमान एंड निकोबार और अपने लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो पश्चिमी घाट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान अंडमान भारत वर्मा। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इंडिया में 4 साइट्स हैं, 3 तो मिल ही गई, तो चौथी कौन सी बची वो भी देख लो। तो 4 कौन सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, 4 डाइवर्सिटीज है, तो कौन से है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, हिमालयास, अंडमान एंड निकोबार, पार्ट ऑफ सुंडालैंड्स, इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, तो ये होगा अपने 4। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयास, अंडमान एंड निकोबार एंड इंडो बर्मा रीजन। तो ये 4 एरियाज कौन से, हॉटस्पॉट्स है। अब आपने ये सब बेसिक रिवीजन नहीं किया हो तो बताओ, फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे, तुक्का मारोगे, जब आपको पता है कि ये आ ही रहा है तो इसको गलत क्यों करो। ठीक है,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, बहुत इंपॉर्टेंट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, और एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये इससे ज़्यादा अच्छा होता है, ये ध्यान रखना बस। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोडी से अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है, बिल्कुल। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब बीओडी बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले 36 घंटों में बढ़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है, अगर आपको टर्म पता है कि ये क्या होती है तो आपको पता चल जाएगा। वेस्ट वाटर यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको ट्रीटमेंट करने में काम आता है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि उसकी जब प्लांट इज सेट टू बी एफिशिएंट, यानी कि अच्छा काम कब करेगा, जब बीओडी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो बीओडी होगी जब कम, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी कम, इसका मतलब है कि उसमें, ठीक है, उसका मतलब इसमें है कि ऑर्गेनिक या उसमें गंदगी कम है, सिंपल बात है। ऑर्गेनिक गंदगी उसमें कम है, गंदगी कम है, तो कम ही उसकी ऑक्सीजन चाहिए उसको तोड़ने के लिए, इसलिए उसकी बीओडी कम होगी। इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती, ज़्यादा होगा मतलब फिर वो गंदा पानी ज़्यादा हो जाएगा। अनचेंज वाला कोई है नहीं, और ये 36 आर वाला तो ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर किण्वन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जैविक सामग्री से उत्पन्न होता है? कॉमनली प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल, तो फर्मेंटेशन के बारे में पूछा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो मिथेनॉल मीथेन गैस, बायोगैस, CH4, ये नहीं है। फर्मेंटेशन से होता है अपना इथेनॉल, जो अपने वाइन विनेगर में, वाइन में यूज़ होती है, ठीक है। और ये अपना एल्कोहल है जो दवाइयों में, ड्रग्स में भी यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो 2G इकोनॉमी, मतलब 2G इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग या इथेनॉल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग इन पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इथेनॉल, करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, साथ में आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? ठोस कचरा और जैव वैज्ञानिक विधि दो चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल मेथड और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? क्या लैंड फिलिंग, पल्वराइजेशन, कंपोस्टिंग, श्रेडिंग? हिंदी में बात कर ले तो भूभरण, चूर्णन, पल्वराइजेशन, कंपोस्ट तैयार करना, या श्रेडिंग। अब बायोलॉजिकल मेथड कौन सा है और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जीव कीटाणु के माध्यम से जो अपन जिसका म्युनिसिपल वेस्ट को ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कंपोस्ट बना के, सिंपल कंपोस्टिंग बना के। और कंपोस्ट बनाना आसान है, पता है, ऑर्गेनिक खेती के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती के लिए भी कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती में भी कंपोस्ट तैयार किया जाता है ना, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट सब्जियों से, फल फूल के छिलकों से, पुरानी सब्जियों से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब रिवीजन की क्वेश्चन है, अगर आप सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे नहीं कर रहे, तो अभी भी टाइम है, आप इन ट्रैक्स पे क्वेश्चंस को तैयार करें। सिंसियरली बोल रहा हूँ। चैप्टर 12 बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का, उसमें चैप्टर 13 से 16 एनसीईआरटी का, क्लास 12 का, ये ध्यान रखना। फिर इसमें से सवाल आएगा तो आप गलत मत करना भाई। भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ है? थोरियम भंडार के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि थोरियम बहुत ज्यादा, इन जनरल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन थोरियम के बारे में पर्टिकुलर क्यों पूछ रहा है? क्योंकि नया नया इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है। चलो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना इंडिया का, उसके प्रोग्राम के बारे में कभी चर्चा करेंगे। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के। तो अभी का आंसर बता दो आप। छोटा नागपुर प्लेटो के बाद में, सुंदरबन डेल्टा में है, या केरला के कोस्ट में, या थार डेजर्ट के सैंड्स में, ठीक है। और अपने राजस्थान में कुरिल में भी यूरेनियम के भंडार मिले, थोरियम की नहीं, कुरिल में यूरेनियम के भंडार मिले, ठीक है। कुरिल में रोहिल, ठीक है, चेक करना है इसको। यूरेनियम के भंडार राजस्थान में सीकर में कहाँ पर मिले, ठीक है। और पोटैश के भंडार कहाँ मिले? दोनों क्वेश्चन आपके छोड़ रहा हूँ, गूगल करना। पोटैश के भंडार इधर इधर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये अपने जैसे ये है ना, ये चेन इधर मिलेंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर साइड से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला की मोनाजाइट सैंड्स में, यहाँ पे मिलता है थोरियम, ठीक है। केरला में मिलता है, टिक कर देना, मोनाजाइट सैंड्स, मोनाजाइट सैंड्स। मोनाजाइट पूछ ले तो वो भी कहाँ मिलता है? यहीं मिलता है। मोनाजाइट कहाँ मिलता है? यहीं मिलता है। सॉइल्स के बारे में, सॉइल यानी कि मृदा, मृदा के बारे में आपने सब पढ़ रखा होगा, तो पढ़ रखा होगा तो सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। इधर हिस्टोसोल, एंडीसोल, जेलीसोल, एरिडोसोल। मृदा कम जिसमें ज्वालामुखी राख पर गठित मृदा शामिल होती है। ठंडे क्षेत्रों का मृदा क्रम जिसमें परमाफ्रॉस्ट द्वारा स्थापित मृदा शामिल होती है। मृदा क्रम जिसमें शुष्क जलवायु की मृदा शामिल होती है। मृदा क्रम जिसमें
कार्बनिक पदार्थ की मोटी ऊपरी परत शामिल होती है। तो जो भी आंसर होगा आप इसका आंसर टिक कर दीजिएगा। मैं इसका ऑप्शंस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो एरिड है, एरिड मतलब होता है ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा, एरिड मतलब होता है ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा। तो इससे इससे आंसर आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, एरिड मतलब सूखा, ड्राई, ड्राई से आपका आंसर मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी सूखा वाला आंसर होगा उससे आप आंसर इसको मैच करिएगा। एक ये जो मैं इंपॉर्टेंट था, सोच रहा हूँ इस क्लास में टाइम है तो हाँ इसी में टाइम है थोड़ा सा, तो ले लेते हैं इसको। एक पिरामिड होते हैं आपको, ठीक है। पिरामिड क्या है ये पिरामिड्स हैं अलग अलग। तो इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात, तीन तरह के होते हैं, एनर्जी, मास, वजन, यानी कि मास को वजन समझ लो, और नंबर, कितने संख्या, नंबर या फिर संख्या का, तीन होता है। तो इसमें जो एनर्जी वाला है वो तो हमेशा ऐसे ऐसा ही बनेगा, सीधा, इसको बोलते हैं सीधा, अपराइट, सीधा बनेगा हमेशा, सीधा या अपराइट, क्योंकि एनर्जी कम होती जाती है, एनर्जी का फंडा है, लिंडमैन का प्रिंसिपल है। तो एनर्जी का तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, लेकिन कुछ एक केस में, मास और नंबर के केस में, ये इस तरीके का भी बन सकता है, इस तरीके का भी बन सकता है। किस में, एनर्जी के केस में नहीं, एनर्जी में तो हमेशा यही बनेगा, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा के केस में तो हमेशा यही बनेगा। लेकिन ये किस में बन सकता है, ये बन सकता है अपना एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक में बायोमास यानी कि वजन, वजन के हिसाब से देख लो, वजन के हिसाब से। और एक्वेटिक यानी कि पानी में, उसमें ये उल्टा बन गया। देखो जो बड़ी मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी, फिर ये छोटी मछलियाँ हैं, ये और छोटी मछलियाँ हैं, और ये पेड़ों पे हैं, तो इनका वजन ज़्यादा है, इनका वजन ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे ऊपर है, उनका वजन ज़्यादा है, तो इसलिए ये वजन वाला जो है वो उल्टा बना हुआ है एक्वेटिक के सिस्टम, ठीक है। और ये सबसे कॉमन है, पेड़, पेड़ को हिरण, हिरण को शेर, तो ये सब पिरामिड है। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इनसे सवाल बन सकता है। सवाल यही बनेगा एनर्जी का, तो एनर्जी का तो हमेशा सीधा, इन्वर्टेड इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है वो आप देख लीजिएगा किस किस में होता है। क्योंकि सीधा ये भी पूछ सकता है कि एक्वेटिक या पानी वाले इकोसिस्टम में किस तरीके का पिरामिड मिलता है एनर्जी का, तो एनर्जी का तो हमेशा सीधा ही मिलता है, कोई सा भी सिस्टम हो, ठीक है। आई होप आपके अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इसी लाइंस पे आप बाकी प्रिपरेशंस करें, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।